चलिए वो है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे बेटा इसके पहले अभी तक जो क्लासेस चली थी शायद यही चला था, है ना, जिसमें हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। इस बातें क्या कर रहे थे कि साहब ये एक स्लैब है ना, इस स्लैब के इस स्लैब में, है ना, पूछा जा रहा था कि शिफ्ट क्या होगा। स्लैब में क्या पूछा जा रहा था बेटा, शिफ्ट क्या होगा। अब कह रहा है क्या कि साहब है ना, कह रहा है क्या कि शिफ्ट क्या हो गया। तो बट बेटा इस शिफ्ट में हम लोग फॉर्मूला लिखा था। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था कि शिफ्ट का फॉर्मूला था S बराबर T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। क्या यही फॉर्मूला था बेटा? तो हाँ यही फॉर्मूला था सर। अब कहता है क्या कि साहब ये फॉर्मूला वैलिड कब हो रहा था। शिफ्ट का जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे S बराबर T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, मतलब बाहर का वातावरण का, म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, मतलब स्लैब के इर्द गिर्द में क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू एस क्या है। ये तब फॉर्मूला वैलिड था जब ऑब्जेक्ट मतलब बिंब और ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है, दर्शक जो है, ठीक है, वो दोनों क्या होते थे बेटा, सेम मीडियम में प्रेजेंट होते थे। तो जनरली अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे ये एयर मानते थे, बाहर की ओर एयर मानते थे, तो ये भी ऑब्जेक्ट भी एयर में था और ऑब्जर्वर भी क्या था बेटा, एयर में था। मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या है, दोनों सेम मीडियम में है। तो साहब उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों बेटा दोनों का मीडियम क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का मीडियम क्या हो बेटा, अलग अलग हो, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बेटा। आइए हम उसी को सॉल्यूशन करते हैं। आइए तो क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हेडिंग हम लोग क्या डालने वाले बेटा, डालने वाले हैं, लिखेंगे सब लोग बेटा, हेडिंग डालेंगे when 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 object, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, एंड ऑब्जर्वर OBSERVER ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम DIFFERENT डिफरेंट मीडियम। जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या हो बेटा, डिफरेंट, मतलब अलग अलग माध्यम में होंगे। कौन कौन, तो ऑब्जेक्ट मतलब बीम और ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, अगर दोनों का माध्यम क्या हो, अलग अलग होगा, तो हम लोग पढ़ने वाले, तो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो ध्यान से देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देन apparent distance APPARENT, apparent का मतलब आभासी, apparent distance 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 between किसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की एपरेंट डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। शाबाश बेटा। देखो तो कहता है क्या कि जैसे मान लो बेटा ठीक है, जैसे मान लो सीधी रेखा है, चलो मान लो सीधी है ना, मान लो बेटा ये क्या है हमारा, इधर की ओर ऑब्जेक्ट है, इधर की ओर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब तुम सोचो ऑब्जेक्ट की यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है T1, वो क्या है बेटा, T1, और ये इसके इधर एक अलग मीडियम है, और उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बेटा क्या है, मान लो N1, ठीक है। यहां से यहां तक
ये एक अलग मीडियम होगा, ये एक अलग मीडियम होगा। यहां से यहां तक की थिकनेस मान लो T2, क्या मान लो बेटा T2, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक एक अलग मीडियम है और उस मीडियम की थिकनेस मतलब मोटाई कितनी है बेटा T3, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एक काम करना यहीं पे डाल लो, यहीं पे मान लो N1, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है, N2 इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई और N3 इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और एक काम करो, ज़्यादा लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा फिर कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो एक काम करो आप यहीं पे ऑब्जर्वर भी मान लो, यहीं पे क्या मान लो बेटा ऑब्जर्वर, देखने वाला, ये हो गया अपना ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला, ठीक है। तो कहता है क्या कि साहब देखिए ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है बेटा। अब मान लो कि साहब जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ दिखाई देगी, तो ऑब्जेक्ट बेटा इसी पोजीशन पे दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के कारण शिफ्ट तो मान लेगा, ये रिफ्रैक्शन के कारण क्या मान लेगा बेटा, शिफ्ट मान लेगा, मतलब कुछ ना कुछ इसका विस्थापन हो जाएगा। तो अब वही कह रहा है क्या कि एपरेंट डिस्टेंस, हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का ये रियल डिस्टेंस हो गया। रियल डिस्टेंस कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 नहीं, लेकिन एपरेंट डिस्टेंस कितना होगा, तो साहब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ है उसका इमेज कहीं और बनेगा, तो माने कि इमेज यहाँ बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही दूरी हमारी क्या कहलाएगी, एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, उसी को बोलते हैं एपरेंट डिस्टेंस या आभासीय दूरी, ठीक है। अच्छा, अब साहब इसका कैलकुलेशन कैसे करें, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। देखो कैसे, सबसे पहले तो रे डायग्राम से हम लोग सीखेंगे कि साहब कैसे इमेज इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट जो है यहां ना दिखाई दे के कहीं और दिखाई देगी, वो कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। एक लाइट रे ऐसे पड़ी, ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो रेयरर से जब डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी बेटा, नॉर्मल के पास हो जाएगी, तो जो लाइट रे ऐसे जा रही थी वो लाइट रे क्या हो जाएगी, थोड़ा ऐसे चली जाएगी, बेंड हो गई, नहीं तो जानी थी ऐसे ना, लेकिन बेंड हो गई। अच्छा, तो सोचो कि ये अगर इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा, अगर मान लेते हैं कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो बेसिकली ये बेंड कर गई, तो बेंड कर गई तो साहब अगर यहाँ पे आंख देखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनाने के लिए इसको क्या कीजिए बेटा, आप डॉटेड लाइन से इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। जब आप इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कीजिएगा बेटा, तो आपको इमेज कहीं यहां पे बनती हुई नजर आएगी। दिस इज द फर्स्ट इमेज, ठीक है, इसका इमेज यहां पे बनेगा। हाँ, अब तुम ध्यान से देखो बेटा, असल में है क्या कि साहब अब फिर से यहां जब लाइट चलेगी तो मीडियम का चेंज हो रहा है, जब मीडियम का चेंज हो रहा है तो साहब फिर से यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो मान लो कि यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये लाइट रे मान लो कि ये इन दोनों के लिए ये डेंसर हो गया और ये रेयरर है, ठीक है। तो ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या करेगी, दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर चली गई, ये ऐसे लाइट रे चलेगी। अब मान लो कि ये जो इमेज बन रहा है वो आपको यहाँ बन रहा है, ठीक है, इसी में नहीं, थोड़ा सा इधर भी कर लो। ठीक है, मान लो कि ये है हमारी इमेज, और यही इमेज, यही रे इसकी आंखों पे बेटा क्या कर रही है, जा रही है। हम लोग पैराक्सियल रेज मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, पैराक्सियल रेज। तो आप अगर देखोगे तो बेसिकली
ये रे अगर इसकी आंख पे जा रही है तो इमेज कहाँ बनते हुए नजर आ रही है? यहाँ पे। कहे सर इमेज एक ही रिफ्रैक्टेड रे से इमेज कैसे बना रहे? अरे यार, एक लाइट रे ये डायरेक्टली जा रही है तो ये नॉर्मली पड़ते जा रही है, तो साहब बिना किसी डेविएशन के ये क्या करेगी? ऐसे रिफ्रैक्ट होते हुए आंखों पे चली जाएगी। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, क्या ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे क्या यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं? तो हाँ सर। तो साहब इसलिए इमेज हमारा क्या बनेगा? यहीं पे बनेगा और यही इमेज हमारा क्या होगा? फाइनल इमेज होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बेटा। आओ अब तो ध्यान से देखें, ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? फर्स्ट रिफ्रैक्शन। यहां पे क्या होगा बेटा? सेकेंड रिफ्रैक्शन। और भी मीडियम होता तो फिर थर्ड, फोर्थ, nth रिफ्रैक्शन होता बेटा। जितनी मीडियम ज्यादा रहता उतना कैलकुलेशन हमारा बढ़ते जाएगा, है ना, इसलिए हम इतना ही मीडियम लिए हुए। आइए तो अगर हम देखेंगे कि साहब फॉर बोर्ड हिल रहा नहीं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम देखें तो ध्यान से देखें, पहला रिफ्रैक्शन तो यही ना हो रहा है, तो इसके इधर का मीडियम, इसके इधर वाला मीडियम, यहीं पे रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो तुम ध्यान से सोच कि अभी इस मीडियम के लिए ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो रेयरर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जब इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी डी डैश, मतलब ये एफरेंट डिस्टेंस कहलाएगी। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है? T1 दिया हुआ है, जो कि रियल डिस्टेंस है ना। तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? अरे यार, ये ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक T1 दिया हुआ है ना? नहीं, तो हाँ, यहां से यहां तक की दूरी T1 है। अब तो ध्यान से सोच बेटा, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है डी डैश अपॉन डी बराबर N2/N1। क्या पढ़ा है आपने? तो हाँ सर, ये तो पढ़ा था, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला किसके लिए था? तो ये फॉर्मूला था आपका पैराक्सियल रेज के लिए। किसके लिए था बेटा? पैराक्सियल रेज के लिए। बोलो कोई शक, कोई बुराई तो नहीं है साहब, है ना। शाबाश, ठीक है। ठीक है, आइए बेटा, अब कहते हैं क्या कि ध्यान से देखो, आइए हम लोग करते हैं आगे। या डी डैश की वैल्यू कितनी है? तो डी डैश की वैल्यू यहां से यहां तक डी डैश ही है, ये निकालना है। डी डैश अपॉन डी की वैल्यू कितनी है बेटा? T1। तो T1 बराबर N2, जिसमें जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? N2 ही है। और जहां से आ रही है, आ कहां से रही है? इस वाले मीडियम से, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N1 है। तो साहब हमने वही लिख दिया। हमें निकालना क्या है? यही डी डैश वाली, यही डी डैश वाली वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा? फाइंड आउट करनी है। तो तुम सोचो, एक लाइन लिख दे नीचे, चाहे छोड़ो नहीं लिखते हैं, कहीं नहीं दिखाई दे आप लोगों को। या डी डैश बराबर, ये क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N2/N1 इंटू T1। बाबू इसको अभी घेर के इसको रखिए। कैसे रखिएगा बेटा? घेर के रखिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे बेटा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। किसके लिए देखेंगे बेटा? सेकंड रिफ्रैक्शन। तो लिखेंगे फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए अगर देखिएगा तो यहां पे सर सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, तो तुम ध्यान से देखो, तुम क्या देखो बेटा? अगर ध्यान से देखोगे तो तुम देखो कि साहब ये जो लाइट रे आ कहां से रही है? चलो भाई इसका खोजबीन करते हैं। चल 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 चल, ओहो हो, यहां से आ रही है। नहीं, मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ये I1, जबकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये I1 इमेज है। लेकिन सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये जो लाइट रे आ रही है वो बेसिकली आ कहां से रही है? I1 से आ रही है, इसलिए I1 ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन I1 becomes, becomes
ऑब्जेक्ट। I1 क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट रे आ रही है वो यहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है ना। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का। तो क्या लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख लें, डी डैश अपॉन डी बराबर N2 बाई N1। बोलो आया? हाँ, अभी तो फॉर्मूला ही लिखे, कुछ लिखे ही नहीं। या करो डी डैश, तो एपरेंट डिस्टेंस, तो तुम सबको सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये हो गई ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गई बेटा, इमेज। तो यहां से यहां तक की दूरी को डी डैश माने थे ना, तो इसको मान लो डी डबल डैश। नहीं, अरे यार, इस रिफ्रैक्शन के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, तो लाइट रे आ रही है और ये रिफ्रैक्ट करी, इसका मतलब साहब यहीं से ना ये लाइट रे जा रही है। मतलब अगर ये लाइट रे आंखों पे अगर गिर रही है, इसका मतलब ये देखा जाएगा तो इमेज कहाँ नजर आएगा, यहाँ पे। तो साहब ये हो गया एपरेंट डिस्टेंस, है ना। तो एपरेंट डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, डी डैश से। तो ऑलरेडी यहाँ पे डी डैश मान लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या मानेंगे, डी डबल डैश सेकंड रिफ्रैक्शन में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डैश का मान हो जाएगा डी डबल डैश। और डी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा। कहां से, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। तो यही सरफेस से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो एक काम करो, देखो देखो देखो, पूरा डी डैश यहाँ निकल गया ना। तो डी डैश यहां से यहां तक निकला है और हमें चाहिए यहां से यहां तक की दूरी, यही ना। तो यहां से यहां तक की दूरी देख कितना दिया हुआ है, T2। क्यों? क्योंकि इस मीडियम का ही थिकनेस है T2। तो हो जाएगा T2 अब प्लस डी डैश। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डैश प्लस T2 बराबर N2। किस में जा रही है बेटा, तो N3 में जा रही है। किस में, N3 में गई। और कहां से आ रही है, तो आ रही है N2 से। बाबू ऐसा नहीं कि साहब आ रही है N1 से ना, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन लगा रहे हैं उसी के अगल बगल वाला मीडियम देखते हैं। आई अब एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो डी डैश का। डी डैश का वैल्यू यहां से निकल जाएगा आपको। आई चलिए, डी डबल डैश बाई डी डैश। डी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, N2 बाई N1 इंटू T1 प्लस ये क्या हो जाएगा, T2 बराबर N3 बाई N2। क्या हो जाएगा, N3 बाई N2। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो N2 इंटू डी डबल डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, N3 इंटू N2 बाई N1 इंटू T1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस N3 इंटू T2। बोलो होगा, हाँ सर होगा। या डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो N2 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो डी डबल डैश बराबर N3, आज जैसे ही यहाँ N2 से डिवाइड करेंगे तो N2 कट जाएगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं पूरा बाई N2, है ना। N2 यहाँ पे आ जाएगा भाग में, और इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में ना, तो पूरा का भाग, मतलब इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा। मतलब N2 बाई N1 इंटू T1 प्लस N3 बाई N2 इंटू T2। अब ध्यान से देख, N2 ने N2 को मार डाला, अरे मार डाला, तो बचा क्या यहाँ पे बेटा, N3। इन दोनों में कॉमन है तो निकाल लो, N3 इंटू ये क्या हो जाएगा, T1 बाई N1 प्लस N3 निकल गया तो हो जाएगा T2 बाई N2। नहीं, हाँ। अब बाबू ध्यान से देखो, हमें डी डैश निकला ना, तो डी डैश क्या है कि इमेज जो है यहां से इतनी दूरी पे है। तो साहब ऑब्जर्वर तो साहब यहां पे है ना, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहां से यहां पे है, मतलब यहां से कितनी दूरी पे, तो ये T3 दूरी पे है। यहां से कितनी दूरी पे है, T3 दूरी पे है, तो इसको भी जोड़ देंगे ले। इसलिए एपरेंट
डिस्टेंस मतलब आभासीय दूरी, एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन BETWEEN बिटवीन ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, OBSERVER, ऑब्जर्वर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक D डैश, मतलब हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक, हमें तो क्या पूछ रहा है, एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ना, मतलब ऑब्जेक्ट, अब जो ये ऑब्जेक्ट यहां पे था वो ऑब्जेक्ट बेटा यहां पे ना दिखाई देके यहां पे दिखाई देगा, तो यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगी D डबल डैश प्लस यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, T3, शाबाश, बराबर क्या लिखेंगे, D डबल डैश का वैल्यू देखो तो वहां पे है N3 इंटू T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3, नहीं यही ना होगा। अब एक काम करो सर, बड़ा सीक्वेंस में लग रहा है कि T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई, अगर N3 हो जाता सर तो बड़ा अच्छा फॉर्मेट में लगता। घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं, क्या करना है कि एक आप काम करिए, एक काम कीजिए बेटा, आप लोग यहाँ पे लिखिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, पता नहीं नीचे आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक आपको लिख लेना है। लिख लिया बेटा, शाबाश, आगे बढ़ते हैं, हम इधर मिटाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। बोर्ड बड़ा हिल रहा है सर, क्या है, ठीक है। आए, ये ध्यान से देखिए बेटा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर में N3 इंटू T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 ब्रैकेट में प्लस, एक काम करो, यहाँ पे खाली T3 है ना, तो N3 T3 बाई N3 लगाना है ना, तो एक काम करो, N3 से भाग दिया तो N3 से गुना भी दे दिया, तो साहब ये कट गया, बचा हमारा क्या, उतना ही। अब आप आराम से देखो कि N3 यहाँ पे भी है और N3 इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा बेटा, अगर N3 पूरे में कॉमन ले लोगे तो बचेगा T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3, ये ले, तो साहब यही हो गया आपका आंसर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द एपरेंट डिस्टेंस। ये क्या है बेटा, एपरेंट डिस्टेंस आया किसके बीच में, तो ये है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। एक क्वेश्चन करेंगे बेटा कंपटीशन में, खूब धड़ल्ले से पूछा गया है ना, उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी डील कर लेंगे, मजा आ जाएगा। कहा जाएगा बेटा, मजा, आइए मजा दिलाते हैं, ठीक है। हो गई, चलो बेटा खत्म करे क्या, तब लहना मिटाओ तो नहीं हो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नहीं, लॉकडाउन का तो तुम लोग पूरा मजा ले रहे हो बेटा। हम सुने कि 2-4 लोग गए थे बेटा, पुलिस जो है उनके पिछवाड़े पे खूब सेका है, हीरो बन रहे थे। मिटा दें, आइए देखिए, कहते हैं क्या, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो सर मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो कि ऐसे एक स्लैब है, क्या है बेटा, एक स्लैब, ठीक है, और ये कंपोजिट स्लैब है, मतलब बहुत सारे मीडियम्स, बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स को मिला के एक स्लैब बनाया गया है, ठीक है। आई मान लो कि इस स्लैब की अपनी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है,
और इस स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बराबर 2.0। म्यू बराबर कितना है बेटा? 2.0। अच्छा, इस मीडियम की थिकनेस है ज़्यादा दिख रहा है तो इसको 30 सेंटीमीटर मान लो, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान है 1.2। बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साहब ये स्पीड क्या रेशियो होता है, तो ऊपर मीटर पर सेकेंड और नीचे मीटर पर सेकेंड, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है एकदम जस्ट यहां पे, ये क्या है बेटा? इसी मीडियम में ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और एक ऑब्जर्वर है जो बेसिकली यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे, मतलब इसी सरफेस पे एकदम टच कर रहा है। ठीक है, आई मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, आई बेटा एक कॉन्सेप्ट छूट गया रे, है ना? एक कॉन्सेप्ट छूट गया। ठीक है, वैल्यू याद कर लो। यही क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी 10, 30, 12, 2, 1.5, 1.2। ठीक है, आओ तो बेटा एक कॉन्सेप्ट छूट गया बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो तो आपने अभी क्या देखा था बेटा? ऐसे ऐसे तीन मीडियम ऐसे ऐसे थे। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट था, यहां पे हमारा ऑब्जर्वर था। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी T1 थी, यहां से यहां तक की दूरी T2 थी, यहां से यहां तक की दूरी T3 थी। ठीक है, तो साहब इन दोनों के बीच की जो एपरेंट डिस्टेंस थी, एपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आया था? जो एपरेंट डिस्टेंस था वो आया था, सबसे N3 आया था। पहले देखो, N3 इंटू T1 बाई N1 प्लस इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2, N3 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3। यही था ना? पहले इसको समझेंगे ये सर है क्या, कि सर कहीं 4 मीडियम आ जाएगा, कहीं 5 मीडियम आ जाएगा, कहीं 1 मीडियम आ जाएगा, कहीं 2, एक नहीं कभी 2 मीडियम आ जाएगा, तो सर कैसे करेंगे, है ना? किसको N3 मानेंगे सर, है ना? मेन प्रॉब्लम तो यहाँ आ रहा है, पंगा तो यहाँ पे है कि सर यहाँ पे क्या मानेंगे? 4 को मीडियम हो जाएगा तो यहाँ पे N1 मानेंगे, N2 मानेंगे, N3 मानेंगे, N4 मानेंगे, क्या मानेंगे सर? बाबू टेंशन नहीं लेना, ये तो बता कर है, ये भुला गए। ठीक बा, अब ध्यान से देखो, कहता है क्या कि साहब अभी इस क्वेश्चन में देखो N3 क्या है? N3 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। तो साहब यहाँ पे जो रहेगा वो हमेशा उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। यहां पे जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होगा बेटा वही वाला मल्टीप्लायर में रहेगा, हमेशा सबके मल्टीप्लायर में वही रहेगा। अब तो ध्यान से देख, यहां पे भी N3 है तो ये ऑब्जर्वर का हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये T3 क्या है? तो ये है कि साहब इस सरफेस से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये है डिस्टेंस T3 इज द डिस्टेंस ऑफ, या ऐसे बोल दो, हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब तू ध्यान से देख, ये T3 क्या है? तो साहब यहां से यहां तक N2 है, मतलब अलग मीडियम है, और यहां से यहां तक बेटा ये अलग मीडियम है। ठीक है, तो तुम सोचो कि साहब जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, साहब वो ऑब्जर्वर इस रिफ्रैक्टिंग फेस से, मतलब परावर्तक अपवर्तक सतह से कितनी दूरी पे है, वही हमारी क्या है बेटा?
T3 है। अब मतलब हम एक जनरलाइज फार्मूला लिख देते हैं बेटा, जिसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। जनरल फार्मूला क्या इसका लिखेंगे बेटा? जनरल फार्मूला। ध्यान से देखना, जो भी आपको समझाए वही चीज जनरलाइज करके दिखा दे रहे हैं कि साहब एक मीडियम हो, 2 मीडियम हो, 5 मीडियम, 10, 50, 15, 20, 50 कुछ हो जाए, हमको कोई लेने देना नहीं है। जैसे जनरल फार्मूला, GENERAL, जनरल फार्मूला, उसी का, किसका? जो अभी ऊपर हेडिंग डाले थे उसी का है बेटा। जनरल फार्मूला क्या है कि साहब मान लो कि ऐसे बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत सारे मीडियम्स हैं, और इन सब की अलग अलग थिकनेस है, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे है, और ये है हमारा ऑब्जर्वर। अब तो ध्यान से देख, मान लो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस है T1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसकी थिकनेस T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इसकी थिकनेस T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N4, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। और ये लास्ट वाला मान लो, है ना, लास्ट वाला ये ऑब्जर्वर का होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर N0, और इस मीडियम की जो थिकनेस होगी T0, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जर्वर की दूरी उस मीडियम में कितनी होगी, डेट इज द T0। तो साहब अब जनरल फॉर्मूला क्या निकलेगा? तो एपरेंट डिस्टेंस क्या लिखेंगे बेटा? एपरेंट डिस्टेंस, DISTANC, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, मतलब आभासी या काल्पनिक दूरी किसके बीच में? तो ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला और ऑब्जेक्ट मतलब बीम के बीच की, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बराबर क्या लिखेंगे साहब? यहां पे क्या था? N3 था। N3 क्या था? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिस मीडियम में ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। मतलब क्या लिखेंगे बेटा? ऑब्जर्वर किस मीडियम में है? तो यहां पे लिख लेंगे N0। N0 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर। N0 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर इनटू, अब T1 बाई T2 कर लो, T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3 प्लस डॉट 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 प्लस नहीं प्लस T0 ऑब्जर्वर वाला, लास्ट वाला। कब तक चलेंगे? लास्ट वाला। और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? N0। साहब यही आपका क्या हो गया? फार्मूला। वेयर, चाहे लिख देते हैं, वेयर N0 बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? अपवर्तनांक। इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। और T0 क्या है? थिकनेस या डिस्टेंस डाल लो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर। किसका? तो ऑब्जर्वर का, OBSERVER। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम, कहां से? द रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाबू, ठीक है। एकरा एकदम उतार लो बेटा, इहे तक काम आई। और पिछल का काम आई चाहे ना आई, इहे काम आई बेटा। का ये काम आई। जल्दी 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 हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए हम लोग। शाबाश। 11, जल्दी 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 मिटा दूं? यस, घबरा गया आज लेट हो गया ज़्यादा। जाइए बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते फटाक से, मजा आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी कर लेते। क्वेश्चन तो समझाई दिए थे, क्वेश्चन दे। ये कंपोजिट स्लैब है। कंपोजिट स्लैब का मीन्स
बहुत सारे अलग अलग मीडियम मिल के एक स्लैब का फॉर्मेशन किए हुए हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस मान लो 20 सेंटीमीटर और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.0। इसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका थिकनेस मान लो 12 सेंटीमीटर और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. कह रहा है क्या कि हियर इज द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या एकदम जस्ट सटा हुआ है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन दिया रहेगा बुक में, डायग्राम दिया रहेगा और यहाँ पे है आपका ऑब्जर्वर, आंख लगाए बैठा है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, देखने वाला। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द apparent distance DISTANCE, क्या है DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, OBSERVER, ठीक है। आइए कह रहे हैं क्या, आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा है बेटा, एपरेंट डिस्टेंस, एपरेंट डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है एन नॉट। एन नॉट क्या है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, एन नॉट इंटू N1 बाई T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3 प्लस डॉट 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 प्लस T नॉट बाई N नॉट। हमारा फॉर्मूला तो यही था साहब, तो हाँ कर लीजिए। तो एक काम करो, एक एक कर का सोल्यूशन कर लो, ये सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग बेटा, सॉल्यूशन का पार्ट कर रहे हैं, है ना। आई एन नॉट, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, मान लो ये ऑब्जर्वर की इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ये एयर मान लो, क्या मान लो, एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। आई तो एयर में है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये हमारा कोई अलग है मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो यहाँ पे क्या है 2 है। आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू, अरे ये ऑब्जर्वर ये एयर में है, अरे ग्लास स्लैब उसको ऊपर से देख रहा है ना, तो हवा न है एकदम करे कि ये तो सट के है देखा था, मतलब अगर सट के देख रहा है इसका मतलब ऑब्जर्वर इज वेरी क्लोज टू दिस सरफेस, ऑब्जर्वर इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, मतलब ऑब्जर्वर इस सरफेस से क्या है, बहुत ही क्लोज है, मतलब पास में है। इसका मतलब क्या है कि साहब जो टी नॉट की वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0। टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब थिकनेस ऑफ द ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा बेटा अप्रॉक्सीमेटली, दैट विल बी द 0। बोलो कोई दिक्कत, तो ना सर। कह रहा है T1 बोल कितना होगा, ये वाला, ये T1 T2 T3, T1 का वैल्यू कितना है 20 बटा 2 प्लस T2 30 बटा 1.5 प्लस 12 बटा इस मीडियम की 1.2 प्लस T नॉट 0/1। बोल हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ सॉल्व कर ले। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 315 दूना 30, ये हो जाएगा 20 प्लस 12, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 20 30 40 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 40 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, तो ये 12 10 42 से, मतलब ये कहीं इधर होगा, यहाँ पे होगा।
इमेज, फाइनल जो इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर भी दिखाई देगा बेटा। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। कौन सा सर बेटा, आंसर। क्या हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को कर लेंगे? हाँ सिंपल से, ये फॉर्मूला बस याद रखना है बेटा, धक से आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा बेटा, धक से लिखिएगा, भक से आएगा। कैसे, धक से लिखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, लैटरल शिफ्ट। क्या हेडिंग डालने वाले हैं, लैटरल शिफ्ट। हेडिंग डालेंगे बेटा LATERAL, लैटरल शिफ्ट, SHIFT, लैटरल शिफ्ट। क्या है, LATERAL, लैटरल शिफ्ट। थोड़ा इंक डाल दे बेटा। लैटरल शिफ्ट का हिंदी होता है पार्श्वपारी। क्या होता है बेटा, पार्श्वपारी होता है। लैटरल शिफ्ट का हिंदी क्या होता है बेटा, पार्श्वपारी। अरे सुपारी नहीं भाई, पार्श्वपारी, है ना। परी देखा है, परी वैसी ही है, ये भी परिये है वो, इसको बोलते हैं पार्श्वपारी। लैटरल शिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पार्श्वपारी। ठीक है, ये लैटरल शिफ्ट क्या होता है, तो ध्यान से देख बेटा। कहता है क्या कि मान लो ये एक स्लैब है, क्या है बेटा, ये स्लैब है जिसकी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। ये और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ध्यान से देख, कह रहा है मान लो इस पॉइंट पे ये हमने इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल यहां पे बना लिया है, और इसकी थिकनेस अपनी कुछ न कुछ ये है। अरे यार कुछ न कुछ इसकी मोटाई होगी ना, तो उसकी थिकनेस क्या है, टी है मान लो। कह रहा है क्वेश्चन कि साहब एक लाइट रे आ रही है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। ध्यान से समझना बेटा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझना, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद होगा, नहीं भी याद है तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर पाना है। ध्यान से देख, अगर मान लो कि आई से आएगी, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि म्यू है, तो साहब क्या हो जाएगी, आर से जाएगी। आर से जाएगी नहीं। अब तो सोच, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये फिर नॉर्मल होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या पैरेलल है, तो पैरेलल है। तो सोचो कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो अगर ये आर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली अगर आर से आएगी तो बेटा आई से निकल जाएगी, आई से ऐसे निकल जाएगी। ये हमने पढ़ा भी है, आई से आई, मतलब रिवर्स भी इसका पॉसिबल है। ठीक है, आई मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, 100% पैरेलल होगी, क्योंकि वर्टिकल के साथ ये भी आई है और वर्टिकल के साथ ये भी आई है, मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है बेटा। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो ये दोनों लाइन क्या है बेटा, आपस में पैरेलल ही है, आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। लेकिन शिफ्ट मार गया बेटा, कैसे, तो ध्यान से देख। अगर मान लो कि ये सरफेस ना रहता, स्लैब ना रहता, तो लाइट जाती कैसे, कि ये लाइट ऐसे सीधी करे थे। लेकिन हुआ क्या कि साहब कि स्लैब के आने से परिवर्तन क्या हो गया कि जो लाइट जा रही थी ऐसे, मतलब ऐसे इसको निकलना था, तो वो लाइट यहां से क्या कर गई, शिफ्ट कर गई। तो ये है आपकी इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ठीक है, तो कहता है क्या
कि साहब ये लैटरल शिफ्ट क्या है, तो लैटरल शिफ्ट कहता है क्या कि तुम ध्यान से देख, लाइट अगर ये सरफेस ना रहता तो ये क्या करेगी, लाइट ऐसे जाती, लेकिन अब ये लाइट रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब ये क्या कर गई, पैरेलली शिफ्ट कर गई। तो पैरेलली शिफ्ट कर गई मतलब क्या हो गया कि साहब इस रे मतलब रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो दूरी होगी मतलब मिनिमम दूरी, तो मिनिमम दूरी के लिए क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर वाला लाइन बेटा आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। और इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो ना, यही डिस्टेंस से शिफ्ट कर गए ना, यहां से ये ऐसे डिस्टेंस पे शिफ्ट कर गए ना बेटा, है ना, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट के लिए क्या करना है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे से, इमर्जेंट रे से एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे पे ड्रॉ कर दो, तो जो डिस्टेंस मिलेगा उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लैटरल शिफ्ट। इसको हम लोग डिफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं, व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, कि 2 नंबरिया में अगर आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ओ बेटा व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर distance, DISTENC, the perpendicular distance between, BETWEN, between incident ray and, बोलो किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, when, कब, when a light ray इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल से टेढ़ा तिरछा, ऑब्लिकली एट, कहां पे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई है बेटा, तो साहब इस स्लैब जो है, इस स्लैब के दोनों पैरेलल रिफ्रैक्टिंग फेस पे, ऑब्लिकली एट द PARALLEL, पैरेलल रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ स्लैब, ठीक है। तो क्या कहा, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये डिफिनेशन है, कह रहे क्या, स्लैब इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा, लैटरल शिफ्ट, LATERAL शिफ्ट, SHIFT। लैटरल शिफ्ट क्या है, कह रहे क्या कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की अभिलंब के बीच की अभिलंब वाली दूरी, कब, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी एंगल पे, किसी कोण पे, मतलब तिरछा आती है, किस पे, तो रिफ्रैक्टिंग फेस मतलब परावर्तक सतह, किसका परावर्तक सतह, तो साहब जो स्लैब है ना, जो स्लैब है, स्लैब के जो परावर्तक सतह है, जो पैरेलल मतलब समानांतर परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है, तो साहब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल शिफ्ट, है ना। तो साहब अगर इसको हिंदी में भी लिखना चाहें तो हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हिंदी में क्या लिखेंगे, कह रहा क्या कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, आपतित किरण, ध्यान से देखें, लिख ले बेटा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्वपारी कहते हैं, कब, जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्लैब के
किसी स्लैब के समानांतर परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें आती हैं। ठीक है, मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी स्लैब को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे बताए हुए थे, है ना, इसके पहले वाले वीडियो में बताए होंगे स्लैब का मतलब, है ना। तो कह रहे क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्लैब के समानांतर अपवर्तक सतह, समानांतर ये अपवर्तक सतह है, समानांतर अपवर्तक सतह पर जब भी कोई प्रकाश की किरणें किसी कोण पे या तिरछा आती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी ही पार्श्वपारी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पार्श्वपारी कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अब करेगा हमें यही शिफ्ट बेटा क्या करना है, निकालना है। अब एक काम करो, इसका नामकरण कर दो बेटा। मान लो कि ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, और कोई है, ठीक है, हो जाएगा। चलो आओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि साहब यहां पे हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी और सी में। ध्यान से देखेंगे बेटा, हम लोग क्या करना है कि तुम सोचो कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस टी है, मतलब यहां से ए बी की बीच की दूरी, ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी? टी ही कहलाएगी। अरे ये ए है, ये बी है, तो ए बी की दूरी भी क्या कहलाएगी? टी ही कहलाएगी, जो थिकनेस है उसकी, वही ना थिकनेस होगी। अब तो ध्यान से देखो, हमें निकालना है एसी लेंथ। क्या निकालना है बेटा? एसी। तो तुम ध्यान से सोचो कि एबीसी त्रिभुज में अगर हम लिखें कि कॉस थीटा मतलब आर, ये थीटा आर है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? एसी। या एसी बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बी बाई कॉस आर, ए बी बाई क्या हो जाएगा बेटा? कॉस आर। या AC बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का मान कितना हो जाएगा बेटा? टी बाई कॉस आर। AC का मान कितना हो जाएगा बेटा? टी बाई कॉस आर। AC का मान कितना हो जाएगा? टी बाई कॉस आर। अच्छा, इसी प्रकार बेटा एक और त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देख, तो ACD एक्चुअली हमें निकालना क्या है? हमें तो ऐसे निकालना है ना बेटा। तो तुम ध्यान से देखो, अगर ACD त्रिभुज लेंगे तो साहब यही CD लेंथ हमारी क्या करनी है? निकालनी है। और इसी CD लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? शिफ्ट बोल रहे हैं, लैटरल शिफ्ट बोल रहे हैं बेटा, है ना। आइए तो अब फिर से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल त्रिभुज ACD में, है ना, ये ट्रायंगल है नॉट डी है ना, इन ट्रायंगल ACD में। तो तुम सोचो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कितना एंगल बना रहा है? आई। तो तुम सोचो कि ये पूरा का पूरा एंगल भी क्या कहलाएगा? आई ही होगा कि नहीं होगा? ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा बेटा? आई होगा। बोल होगा? तो हाँ। अब तुम सोच कि अगर यहां से यहां तक आई है और यहां से यहां तक आर है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा? तो ये हो जाएगा आई माइनस आर। क्यों? क्योंकि साहब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो ये वाला अगर आई होगा तो ये वाला भी कोण क्या होगा? आई ही होगा। और यहां से यहां तक आर है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। अब तुम ध्यान से देख, कह दे कि साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? इस वाले ट्रायंगल में, ACD वाले ट्रायंगल में, तो साइन थीटा मतलब आई माइनस आर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? CD। हाइपोटेनस कितना है? AC। हाइपोटेनस कितना है? AC। तो तुम ध्यान से देखो, या साइन आई माइनस आर बराबर CD का मान क्या है? शिफ्ट, जो कि हमने S माना है, और AC का मान कितना है?
तो AC का मान इधर निकालें, AC बराबर है T बाई कॉस आर। टी बाई कॉस आर मतलब कॉस आर कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। या हमें क्या निकालना है बेटा, यही ना S निकालना है। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो S कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, T साइन I माइनस आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो या S बराबर कितना हो जाएगा, T साइन I माइनस आर बाई कॉस आर। बोलो कोई दिक्कत बेटा, तो नहीं साहब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अगर इसको एक लाइन में करना चाहते हैं तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो उसको एक लाइन में करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट का फॉर्मूला आपको यहां लिख सकते हैं, शिफ्ट SH लैटरल शिफ्ट LATERAL, लैटरल शिफ्ट SHIFT। लैटरल शिफ्ट को क्या बोलेंगे बेटा, S से दिखा रहे हैं। तो S बराबर हो जाएगा ये 1 बाई कॉस आर, क्या हो जाएगा, सेक आर। तो लिखेंगे T सेक आर साइन I माइनस आर। वेरी सिंपल फॉर्मूला। S बराबर T सेक आर इंटू साइन I माइनस आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। जो लोग अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो उनको बेसिक से चलना पड़ेगा, है ना। अब बेसिक से भी निकल जाएगा बेटा, लेकिन ये क्या है कि साहब ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिएगा तो आपका टाइमिंग क्या होगा, बहुत ही कम होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आइए इस पे वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना। आइए न्यूमेरिकल करने के तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मजा। फॉर्मूला में छोड़ देता नहीं तो इन लोग याद कर लो जा तब ले, है ना। बोलो बेटा शिफ्ट का फॉर्मूला S बराबर T सेक R इंटू साइन I माइनस आर। वेरी सिंपल फॉर्मूला। क्वेश्चन कहता है क्या कि साहब एक स्लैब है, क्या है बेटा, एक स्लैब है, ठीक है, जिसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर और एक लाइट रे जो है वो इस स्लैब पे आ रही है 60 डिग्री के एंगल पे। कितने एंगल पे आ रही है, 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है और रिफ्रैक्ट कर जा रही है बेटा और ये रिफ्रैक्ट कर जा रही है 45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री बेटा, ये वाला एंगल कितना है 45। रेयर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी तो एंगल कम हो जाएगा। तो 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है। तो कह रहा है क्या कि कैलकुलेट मतलब बताएं, कैलकुलेट शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट फ्रॉम द slab if a light ray incident at an angle 60 degree and refract at 45 डिग्री। ठीक है, मतलब आ रही है 60 से और रिफ्रैक्ट कितने से कर जा रही है 45 डिग्री के एंगल से रिफ्रैक्ट कर जा रही है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है और इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। तो तुम सोचो हिंदी में क्या है कि कैलकुलेट द शिफ्ट, मतलब कैलकुलेट द शिफ्ट मतलब लैटरल शिफ्ट लिख लेना बेटा, कैलकुलेट द लैटरल शिफ्ट, है ना, LATERAL। कैलकुलेट द लैटरल शिफ्ट फ्रॉम द स्लैब, मतलब इस स्लैब से लैटरल शिफ्ट मतलब पार्श्वपारी का मान कितना होगा कि अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है 60 डिग्री के एंगल पे और रिफ्रैक्ट कर जा रही है, मतलब अपवर्तित हो जा रही है कितने एंगल से 45 डिग्री के एंगल पे, कोण पे अपवर्तित हो जा रही है ना। तो ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे साहब फॉर्मूला तेरी की याद कर, S बराबर T सेक R इंटू साइन
आई माइनस आर। चल पुट कर, टी का मान 10, सेक आर का मान 45 इंटू साइन आई माइनस आर। तो आई का वैल्यू कितना आएगा बेटा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बाबू अब इसका मान आपका ये 15 डिग्री मत करना बेटा, नहीं तो साइन 15 डिग्री का मान निकालने में आपको आफत हो जाएगी। इसको क्या करना है, साइन इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ देना है, साइन इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में। तो बाबू यहाँ पे 10 पता है, सेक 45 का मान पता है, साइन इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में इसको तोड़ देना है। क्या आपको वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका क्या मिल जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन कर देते हैं इसी पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहे क्या कि यही मान लो कि ऐसे ही है, बस फॉर्मेट चेंज कर सकता है बेटा, चीज तो वही रहेगा, फॉर्मेट बस चेंज कर सकता है और कुछ नहीं। फॉर्मेट क्या चेंज कर देगा, मान लो कि साहब एक लाइट रे ऐसे आ रही है 60 डिग्री के एंगल पे। कितने एंगल में आई बेटा 60 डिग्री, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और इसका थिकनेस मान लो 10 सेंटीमीटर है। कितना बेटा 10 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द लैटरल शिफ्ट, फाइंड द LATERAL लैटरल शिफ्ट SHIFT थ्रू द स्लैब THROUGH थ्रू द स्लैब। इस स्लैब से लैटरल शिफ्ट का मान कितना होगा। तो घबराना नहीं है, आइए हमें आई पता है, आर ही नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे, आर कैसे निकालेंगे, तो स्नेल्स लॉ से कैसे निकालेंगे। तो एक और फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ये क्यों लगा रहे हैं बेटा, स्नेल्स लॉ क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि साहब 60 से आएगी तो कितने से जाएगी साहब, ये वाला एंगल तो नहीं पता है। पिछले वाला क्वेश्चन में यही एंगल दिया हुआ था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ था। अभी क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो साहब इस आर का मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कहां से, तो स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखेंगे, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, या N1 का मान कितना है, तो कहीं से नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ था, हवा मान लेंगे। तो एयर से आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, आई का मान 60 डिग्री, N2 का मान √3 में जा रही है, साइन आर तो यही निकालना है सर। तो या साइन 60 का मान होगा √3/2 बराबर √3 साइन आर। √3 ने √3 को काट दिया, तो या साइन आर बराबर कितना आ गया बेटा 1/2। इसलिए आर बराबर कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। आर बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब तो ध्यान से देखना बेटा, जब आर निकल गया तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एस बराबर टी सेक आर साइन आई माइनस आर। तो टी सेक आर, तो क्या लिखेंगे, सेक आर का मान हो जाएगा 30 डिग्री, साइन आई का वैल्यू 60 माइनस आर का वैल्यू 30 डिग्री। टी का वैल्यू कितना, टी का मान 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेक 30। तो अब सेक 30 का वैल्यू अगर नहीं याद है तो कॉस 30 का वैल्यू याद कर। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना था, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 गुने साइन 30, और ये 60 में से 30 गया तो 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ये कट गया तो आ गया 10/√3। ये 10 किस में है, सेंटीमीटर में, ये भी आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आपका आंसर। ठीक है बाबू, ठीक है। आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल क्लासेस चलेंगी, और कल की क्लासेज आपका होगा TIR पे, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होगा बेटा, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना पड़ेगा बहुत कायदे से, सब तो